हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का हमारा वीडियो है दो इंडोक्राइन ग्लैंड पर। पहला है पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड के नाम से जानते हैं और दूसरा है थाइमस ग्लैंड। ठीक है, तो दोनों प्रकार की जो इंडोक्राइन ग्लैंड है ये काफी महत्वपूर्ण है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि यहाँ से जो केमिकल्स का सिक्रेशन होता है, यहाँ से जो रसायनों का स्राव होता है, वो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए काफी क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। तो पहला हम डिस्कस करते हैं पीनियल बॉडी को और सेकंड में डिस्कस करेंगे थाइमस ग्लैंड को। ठीक है, अब पीनियल बॉडी ये किस प्रकार की ग्लैंड है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड है। और ये जो ग्लैंड है या बॉडी है पीनियल काय इसे हिंदी में कहते हैं, ये कहाँ उपस्थित होती है, तो ये ब्रेन में उपस्थित होती है। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं पिट्यूटरी ग्लैंड तो ब्रेन में पाई जाती है, उसी तरह से एक और संरचना पाई जाती है ब्रेन में, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, पीनियल बॉडी के नाम से जानते हैं या इसको पीनियल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन, यानी ये जो पीनियल बॉडी है इसका पोजीशन कहाँ होता है, तो इट इज सिचुएटेड एट द डोर्सल साइड ऑफ डायंसेफेलान। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि फोरब्रेन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिसको हम डायंसेफेलान कहते हैं, तो डायंसेफेलान के डोर्सल साइड पर, ठीक है, डायंसेफेलान के डोर्सल साइड पर ये पीनियल बॉडी उपस्थित होता है। साइड दो होता है, वेंट्रल, जैसे वेंट्रल, और ये क्या हो गया, डॉर्सल। तो ये डायंसेफेलान के डॉर्सल साइड पर क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं। और रीजन कौन सा होता है, एपीथैलेमस। ठीक है, यानी ये जो पीनियल बॉडी है किससे रिलेटेड है, एपीथैलेमस से रिलेटेड है। जब डायंसेफेलान का स्ट्रक्चर आपको क्लास में बनवाया गया था तो उसमें स्ट्रक्चर आप बनाए होंगे कि पीनियल बॉडी का पोजीशन कहाँ होता है, तो एपीथैलेमस से एसोसिएटेड ग्लैंड है ये, ऑफ द इंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, ब्रेन के इंटीरियर पार्ट से एसोसिएटेड होती है। इट इज आल्सो नोन एज एपीफाइसिस सेरेब्राई। ठीक है, पीनियल बॉडी को हम और किस नाम से जानते हैं, एपीफाइसिस सेरेब्राई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एपीफाइसिस सेरेब्राई के नाम से भी इसे जाना जाता है। पीनियल बॉडी इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, पीनियल बॉडी किसका पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है। इट इज एक्टोडर्मल ओरिजिन। ठीक है, और अगर इसकी उत्पत्ति की हम बात करें कि एम्ब्रियो के किस डर्म से, किस जर्म लेयर से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो आपको याद रखना है कि ये एक्टोडर्म से ओरिजिनेट हुई है, एक्टोडर्म से ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, इसके बाद में देयर आर फाउंड पिनेलोसाइट, देयर आर फाउंड पिनेलोसाइट्स, मतलब इसमें जो है स्पेशल टाइप की सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम जो है पिनेलोसाइट्स सेल के नाम से जानते हैं। और ये जो सेल है ये किसका मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ नर्व सेल्स, यानी कि नर्व सेल के मॉडिफिकेशन से, रूपांतरण से स्पेशल टाइप के सेल्स बनते हैं जिनको हम पिनेलोसाइट्स सेल के नाम से जानते हैं। और ये सेल कहाँ उपस्थित होती है, पीनियल बॉडी में उपस्थित होती है। एंड सपोर्टिंग इंटरस्टिटियल सेल और न्यूरोग्लियल सेल, और ये सेल क्या करते हैं, सपोर्ट करने का काम करते हैं। किसको सपोर्ट करते हैं, इंटरस्टिटियल सेल या न्यूरोग्लियल सेल को सपोर्ट करने का काम करते हैं इन पीनियल बॉडी, जो पीनियल बॉडी में उपस्थित होता है। यानी पीनियल बॉडी के अंदर जो न्यूरोग्लियल सेल होते हैं उन कोशिकाओं को सपोर्ट करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उसको हम जो है पिनेलोसाइट सेल के नाम से जानते हैं, जो मॉडिफिकेशन है नर्व सेल का। इसके अलावा पीनियल बॉडी सिक्रेट ए हार्मोन। ठीक है, अब ये ग्लैंड है तो यहाँ से हार्मोन्स निकलेगा, केमिकल्स निकलेंगे। वो कौन सा हार्मोन्स है, तो ये आपको नाम याद रखना है, मेलेटोनिन। ठीक है, यानी कि पीनियल बॉडी से जो हार्मोन्स स्रावित होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेलेटोनिन के नाम से जानते हैं, मेलेटोनिन के नाम से जानते हैं। इसका नेचर कैसा होता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ए का मतलब है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, यानी ये अमीनो एसिड का क्या है, डेरिवेटिव्स है। मेलेटोनिन का नेचर क्या है,
अमीनो एसिड का बना है, अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स से ये बनते हैं। मेलेटोनिन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ डायurnal सर्केडियन, ठीक है। यानी कि ये जो मेलेटोनिन हार्मोन्स है ये हमारे बॉडी में डायurnal सर्केडियन रिदम जो होता है उसको रेगुलेट करता है। इसलिए इस हार्मोन्स को हम जो है जैविक घड़ी या शरीर की घड़ी, इंग्लिश में बायोलॉजिकल वॉच के नाम से जानते हैं। जैविक घड़ी यानी हमें हमारे शरीर में जो प्रतिदिन प्रक्रियाएं होती हैं उसको ये जो है हार्मोन्स कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया गया है रिदम ऑफ स्लीप, ठीक है। सोने का जो एक क्रमबद्ध समय होता है, रिदम होता है, लय होता है, उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो है बॉडी टेम्परेचर भी जो है इस हार्मोन्स के माध्यम से कंट्रोल होता है। मेलेटोनिन स्टिमुलेट मेटाबॉलिज्म, यानी हमारे शरीर में जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उस उपापचयी क्रियाओं को स्टिमुलेट करने का काम कौन करता है? मेलेटोनिन नामक हार्मोन्स। इसके अलावा पिगमेंटेशन हमारी बॉडी में या और जो एनिमल्स हैं स्तनधारी हैं उनके बॉडी में, या जैसे और भी एनिमल्स हैं, ठीक है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स हैं, लोअर वर्टिब्रेट्स और हायर वर्टिब्रेट्स, उनके बॉडी में जो पिगमेंटेशन होता है वो इसी हार्मोन्स के माध्यम से होता है। मेलेटोनिन मेलेनिन से संबंधित हार्मोन्स है तो इसको हम मेलेटोनिन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एमसी, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो गर्ल्स में एमसी कंडीशन होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र की प्रक्रिया होती है, उसको भी जो है मेलेटोनिन नामक हार्मोन्स कंट्रोल करता है। डिफेंस कैपेबिलिटी एंड रिलेटेड टू मेटाक्रोसिस, ठीक है, हमारे बॉडी में डिफेंस कैपेबिलिटी जो है उसके वो भी जो है इसके माध्यम से कंट्रोल होता है मेलेटोनिन के माध्यम से। यानी कि जो एंटीजन होते हैं उनसे लड़ने का काम जो है जो एंटीबॉडी करता है तो उस प्रक्रिया को ये कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा जो है मेटाक्रोसिस आप पढ़ चुके हैं, जब आपको पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाए थे तो उसमें ये नाम बताया गया था। मेटाक्रोसिस क्या होता है कि चेंज ऑफ बॉडी कलर, ठीक है, चेंज ऑफ बॉडी कलर को ही क्या कहते हैं? मेटाक्रोसिस कहते हैं। तो रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में जो ये क्षमता होती है कि वो अपने बॉडी कलर को चेंज कर लेते हैं, वो भी मेलेटोनिन उसमें क्या करता है? हेल्प करता है। इसको हम मेटाक्रोसिस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा द हार्मोन कंट्रोल सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है, यानी जो लैंगिक व्यवहार होता है वो लैंगिक व्यवहार का नियंत्रण भी मेलेटोनिन नामक हार्मोन्स करता है। मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ पीनियल बॉडी अप टू 7 ईयर, ठीक है, यानी कि जो इसका मैक्सिमम डेवलपमेंट है इसका पीनियल बॉडी का, वो अप टू 7 ईयर तक, 7 ईयर के बाद में इसका जो है मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है। अधिकतम जो विकास की प्रक्रिया है वो अप टू 7 ईयर में होती है। इसके अलावा 14 ईयर इंटरस्टिशियल टिश्यू एंड क्रिस्टल CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट और Ca3PO4 आर डिपोजिट इन इट कॉल्ड ब्रेन सैंड, या इसको हम जो है एसर ब्यूलाई के नाम से जानते हैं, एसर ब्यूलाई। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट जो है ये डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है, कहां से? इंटरस्टिशियल टिश्यू से। इंटरस्टिशियल टिश्यू के जो क्रिस्टल होते हैं वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं इसके अंदर, पीनियल बॉडी के अंदर। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम ब्रेन सैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है, ब्रेन सैंड, ठीक है। सैंड का मतलब क्या होता है? बालू, यानी कि अब बालू तो नहीं है लेकिन ये है कि क्रिस्टल जमा हो जाता है तो इसीलिए कहा गया है ब्रेन सैंड कहते हैं, या इसको हम एसर ब्यूलाई के नाम से जानते हैं, ठीक है, एसर ब्यूलाई या ब्रेन सैंड। तो ब्रेन सैंड क्या है कि जब पीनियल बॉडी में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट जमा हो जाता है, इसके क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, तो
तो इसी कंडीशन को हम ब्रेन साइंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं थाइमस ग्लैंड को। अगला एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसको हम थाइमस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? थाइमस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये ग्लैंड कहाँ उपस्थित होती है? थोरैसिक रीजन में उपस्थित होती है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे बॉडी में दो कैविटियां पाई जाती हैं, एक थोरैसिक कैविटी जो हाफ पार्ट से अपर पार्ट है, थोरैसिक कैविटी, लोअर पार्ट क्या होता है? एब्डोमिनल कैविटी। तो थोरैसिक कैविटी में एक ग्लैंड उपस्थित होती है जिसको हम क्या कहते हैं? थाइमस ग्लैंड के नाम से, थाइमस ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ये ग्लैंड कहाँ उपस्थित होती है? तो दोनों फेफड़े, जो फेफड़े है हमारे, उसके इंटीरियर पार्ट में, दोनों फेफड़ों के बीच में एक ग्लैंड उपस्थित होती है। ठीक है, जिसको हम थाइमस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। बात करते हैं इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इट इज एंडोडर्मल इन वर्जिन। ठीक है, थाइमस ग्लैंड की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है? एम्ब्रियो के एंडोडर्म से हुई है। ठीक है, एंडोडर्म से इसकी उत्पत्ति हुई है। थाइमस ग्लैंड बाइलोब्ड ग्लैंड। ठीक है, यानी कि जो थाइमस ग्लैंड है वो द्विपालित ग्रंथि है, लोकेटेड बिटवीन लंग्स। ठीक है, फेफड़े के बीच में ये क्या होती है? लोकेटेड होती है, उपस्थित होती है। बिहाइंड स्टर्नम, स्टर्नम आपको मालूम होगा, चेस्ट बोन, यहाँ मिडिल में एक बोन पाई जाती है जिससे जो पसलियां होती है, रिब्स होती हैं, वो कनेक्ट होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। स्टर्नम के बिहाइंड यानी कि पीछे ये ग्लैंड उपस्थित होती है। ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा, यानी जो एओर्टा है, महाधमनी है, उसके वेंट्रल साइड ये ग्लैंड उपस्थित होती है। इट प्ले ए मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, हमारी बॉडी में क्या होता है? इम्यून सिस्टम पाया जाता है जिसको हम कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, जो रोगाणुओं से लड़ने का काम करता है, बीमारियों से सुरक्षा का काम करता है शरीर में। तो इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में इस ग्लैंड की काफी भूमिका होती है। ठीक है, इसकी, थाइमस ग्लैंड की। इट प्ले ए मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में इसकी काफी भूमिका होती है। इट इज क्विट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ। इसका मतलब यह है कि जब जन्म के दौरान, ठीक है, यानी नवजात शिशु में जो थाइमस ग्लैंड है उसका आकार काफी बड़ा होता है। ठीक है, इट इज क्विट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के दौरान इसका जो आकार होता है, भार होता है, वो ज्यादा होता है। बट रिड्यूसिंग इन साइज विथ एज, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसका जो साइज होता है वो घटता जाता है। ठीक है, ये एक ऐसी ग्रंथि है जो हमारे आयुवन यानी एजिंग की जब प्रक्रिया होती है, उम्र बढ़ती है, तो इसकी जो माप है, ठीक है, थाइमस ग्लैंड की, वो घटती जाती है। ठीक है, यानी ये छोटी हो जाती है। रिड्यूसिंग इन साइज विथ एज, यानी समय के बढ़ने के साथ साथ इसकी जो साइज होती है वो रिड्यूस कर जाती है। बाय द टाइम प्यूबर्टी, ठीक है, और यौनावस्था तक ये इसका साइज काफी छोटा हो जाता है। इट रिड्यूस टू ए वेरी स्मॉल साइज, यौनावस्था पर इसका जो साइज होता है काफी छोटा हो जाता है। अब इसका साइज छोटा हो जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? एज ए रिजल्ट विथ द इंक्रीज इन एज, यानी कि एज जब बढ़ता है, एज बढ़ेगा तो क्या होगा? द इम्यून रिस्पांस ग्रेजुअली बिकम वीक, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा तो थाइमस ग्लैंड क्या होगी? छोटी होती चली जाएगी। और आपको मालूम है कि ये ग्लैंड किससे संबंधित है? इम्यून सिस्टम से संबंधित है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है ये ग्लैंड छोटी होती जाती है और हमारे शरीर में जो इम्यून रिस्पांस है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए लिखा गया है इम्यून रिस्पांस ग्रेजुअली बिकम वीक, यानी कि जो इम्यून रिस्पांस है, ठीक है, वो क्या होगा? धीरे धीरे हमारी बॉडी में कम हो जाएगा, क्योंकि थाइमस ग्लैंड क्या हो रही है? उसका आकार घट रहा है और वो इम्यून सिस्टम से क्या है? रिलेटेड है। तो ये पॉइंट जो है काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इट्स स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक ए लिम्फ ग्लैंड, मतलब थाइमस ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर है, थाइमस ग्लैंड की जो संरचना होती है
वो किस तरह की होती है, लिम्फ ग्लैंड यानी कि लसिका ग्रंथियों की तरह होती है। इट कवर्ड बाई सीटी, सीटी का मतलब क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, यानी ये किसके द्वारा कवर्ड होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा, कनेक्टिव टिश्यू के आवरण के द्वारा कनेक्ट होते हैं। कैप्सूल, जिसको हम क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के आवरण के द्वारा घिरे होते हैं, इसे कैप्सूल कहा गया है। इसके दो पार्ट होते हैं, कार्टेक्स पार्ट और मेडुला पार्ट। तो द कार्टेक्स कंसिस्ट ऑफ डेंसली पैकेट लिम्फोसाइट, यानी इसका जो कार्टेक्स वाला पार्ट होता है उसमें बहुत सारे क्या जमा होते हैं, लिम्फोसाइट जमा होते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट, जो लिम्फोसाइट क्या होता है, WBC के सेल होते हैं जो हमारे बॉडी में रोगाणुओं से लड़ने का काम करते हैं, हमारे बॉडी में जो है इम्यून सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। द मेडुला कंसिस्ट ऑफ रेटिकुलर एपिथेलियल सेल, और इसका जो मेडुलरी पार्ट होता है, मेडुला वाला भाग होता है, वो किसका बना होता है, रेटिकुलर एपिथेलियल सेल का बना होता है। ए फ्यू लिम्फोसाइट एंड द कार्पसेल्स ऑफ हेसेल्स, कार्पसेल्स ऑफ हेसेल्स और थाइमिक कार्पसेल्स, थाइमिक कार्पसेल्स, देखिए ये 3 नेम है जो आपको याद रखना है। ए फ्यू लिम्फोसाइट यानी कुछ लिम्फोसाइट जो होते हैं, इसके अलावा कार्पसेल्स ऑफ हेसेल्स, कार्पसेल्स ऑफ हेसेल्स ये साइंटिस्ट के नाम से लिया गया है, हेसेल्स, एंड थाइमिक कार्पसेल्स फाइगोसिटिक इन नेचर, यानी कि ये जो सेल्स होते हैं ये किस नेचर के होते हैं, ये फाइगोसिटिक नेचर के होते हैं, ठीक है। यानी जब हमारे बॉडी में कोई बाहर से एंटीजन आता है, वायरस बैक्टीरिया आते हैं, तो इसको ये जो है नष्ट करने का काम करते हैं। थाइमस ग्लैंड सिक्रेट ये पेप्टाइड हार्मोन, और ये ग्लैंड जो है किस नेचर के हार्मोन्स को स्रावित करती है, पेप्टाइड, यानी कि ये अमीनो एसिड के बने हार्मोन्स हैं, किसके बने हैं, अमीनो एसिड के बने हार्मोन्स होते हैं। तो इस हार्मोन्स का नाम क्या है, थाइमोसिन, ठीक है। किस नाम से जानते हैं, थाइमोसिन के नाम से जानते हैं, या इसको हम थाइमिन हार्मोन कहते हैं, ठीक। थाइमोसिन या इसी को हम क्या कहते हैं, थाइमिन हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन्स कहां से निकलता है, थाइमस ग्लैंड से निकलता है। आफ्टर द बर्थ टी सेल और टी लिम्फोसाइट आर मेच्योर्ड इन थाइमस ग्लैंड, हमारे बॉडी में 2 प्रकार के लिम्फोसाइट होते हैं, कौन कौन से, एक तो टी लिम्फोसाइट होता है, और एक क्या होता है, बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, और ये जितने भी टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट जो भी है, इनका जो फॉर्मेशन होता है वो तो बोन मैरो में ही होता है, ये है मेचुरेशन अलग अलग होता है। बी लिम्फोसाइट का मेचुरेशन बोन मैरो में होता है, तो इसीलिए बी लिम्फोसाइट कहते हैं, और टी लिम्फोसाइट का जो मेचुरेशन है वो थाइमस ग्लैंड में होता है, तो इसीलिए थाइमस ग्लैंड में होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट के नाम से जानते हैं। तो जन्म के बाद में जो टी सेल या टी लिम्फोसाइट होते हैं उनका मेचुरेशन यानी कि परिपक्वन की प्रक्रिया कहाँ होती है, थाइमस ग्लैंड के अंदर होती है। लिम्फोसाइट रिलीज्ड बाय थाइमस ग्लैंड रीच टू लिम्फेटिक ऑर्गन लाइक स्प्लीन, पेयर पैचेज एंड लिम्फ नोड, यानी कि थाइमस ग्लैंड में जब ये मेच्योर हो जाते हैं, तो मेच्योर होने के बाद में वहां से रिलीज हो जाते हैं, और रिलीज होकर कहाँ पहुंचते हैं, लिम्फेटिक ऑर्गन्स, ठीक है। यानी कि लसिका वाले जो अंग होते हैं, जैसे स्प्लीन, स्प्लीन के बारे में आप जानते होंगे, स्प्लीन क्या है, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी का क्या है, ब्लड बैंक है, या इसको हम आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, ठीक है। आरबीसी का क्या कहते हैं, कब्रिस्तान, और ये एक प्रकार का क्या है, लिम्फेटिक ऑर्गन है। तो यहाँ लिम्फोसाइट पहुंचेगा पेयर पैचेज या लिम्फ नोड में, ये लिम्फोसाइट पहुंचते हैं, हमारे बॉडी में सुरक्षा का काम करते हैं। थाइमोसिन स्टिमुलेट द मेचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, और ये जो थाइमोसिन हार्मोन्स है ये लिम्फोसाइट के मेचुरेशन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से लिम्फोसाइट जो है थाइमस ग्लैंड के अंदर क्या हो पाते हैं, मेच्योर हो पाते हैं। थाइमस ग्लैंड प्रोवाइड सेल मीडिएट इम्यूनिटी, ठीक है। थाइमस ग्लैंड क्या
उत्पन्न करता है सेल मीडिएट इम्यूनिटी, या इसको हम सेलुलर इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि हिंदी में अगर आप कहें तो कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, या इसको हम जो है कोशिकीय प्रतिरक्षा कहते हैं, सेलुलर इम्यूनिटी कहते हैं। तो ये सेलुलर इम्यूनिटी किसके माध्यम से मिलता है? थाइमस ग्लैंड के माध्यम से ही मिलता है, जो हमारी बॉडी में डिफेंस सिस्टम को तैयार करते हैं। एंड आल्सो प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, और इसके अलावा ये क्या करते हैं? एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को यानी एंटीबॉडी प्रतिरक्षी के फॉर्मेशन को, निर्माण को ये क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। टू प्रोवाइड ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और इससे क्या होता है? जब हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन जाएंगे तो एंटीबॉडी बनने से जो हमें इम्यूनिटी मिलेगी, जो हमें प्रतिरक्षा मिलेगा, जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बनेगा, उसको हम कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहा जाता है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या है? जब एंटीबॉडी बनने के बाद में जो हमें इम्यूनिटी मिलती है, उसको हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। सो थाइमस ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, तो इसलिए थाइमस ग्लैंड को हम जो है थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, या इसको ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी ग्लैंड है जिसको हम ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट कहते हैं। इसका मतलब यह है कि ऐसी ग्रंथ जिसके अंदर टी लिम्फोसाइट को कैसे डिफेंस करना है, कैसे लड़ना है एंटीजन से, वो सब चीजें वो उसके लिए इसको प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो ये प्रक्रिया कहाँ होती है? लिम्फोसाइट में, थाइमस ग्लैंड में होती है। तो इसीलिए थाइमस ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट, यानी टी लिम्फोसाइट का ये क्या है? ट्रेनिंग स्कूल है। ठीक है, तो ये था डिटेल में थाइमस ग्लैंड के बारे में।